तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग बिलियन पढ़ने वाले हैं। बिलियन जो होता है क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिलियन किसे कहते हैं। मेरे भाई छोटे छोटे लेक्चर में ही हमारी वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि हम अभी मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। बड़े बड़े लेक्चर जब मेरा लाइव आएगा तब होगा, ठीक। तो चलिए बात नहीं करते हैं, वो तो हो जाएगा एक दिन, हौसला अपने अंदर है। तो चलिए बिलियन को समझते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये जो बिलियन शब्द है इसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी शब्द को और उसकी मूल परिभाषा को नहीं समझते हैं तो हम चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले बिलियन जो होता है, हम कहेंगे दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रणों से बनने वाले, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों के से बनने वाला पदार्थ ही बिलियन कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को ही बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रणों से बनने वाले पदार्थ को ही बिलियन कहते हैं, ठीक। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक। तो ये समांगी मिश्रण जो होता है एक प्रकार से समान अंग, ठीक। तो समान अंग ही समांगी कहलाएगा, ठीक। समान रूप से जब आपको अंग दिखने लगेगा, ठीक। नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि समांगी, ठीक, मिश्रण क्या होता है, ठीक। मैं इस पॉइंट को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। समांगी मिश्रण जो होता है मेरे भाई, समान अंग, ठीक। तो जब ऐसा मिश्रण जिसमें कुछ भी मिला हो उसी के समान हो जाता है तो ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जब इसमें कोई चीज़ मिलाया जाए लेकिन जिसके जो अधिक होगा उसी के समान हो जाएगा। अगर जो कम है और वो अधिक में मिल रहा है, ठीक, तो वो जो कम है अधिक में मिल रहा है, अधिक वाले के ही समान हो जाएगा। यानी समान अंग जैसा जो अधिक है उसी के समान मैं हो जाऊंगा। मैं पढ़ने में गधा हूँ, मैं तेज के साथ बैठूंगा, मैं तेज बन जाऊंगा, तो मेरे अंदर कौन सा गुण है? समांगी मिश्रण का गुण है। नहीं समझे तो समांगी मिश्रण को समझिए पहले। समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सबसे पहले मैं प्योर आपको ये बिलियन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीनी है, ये पानी है, और ये क्या है? चीनी है, ठीक। ये चीनी है, ये पानी है। अब इस चीनी को इसमें डाल दो तो मेरे भाई ये चीनी की मात्रा कम है क्या? चीनी की मात्रा कम, तो चीनी की मात्रा कम, पानी की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा अधिक, तो किसकी मात्रा अधिक? पानी की, ठीक। और किसकी मात्रा कम? चीनी की। और जब चीनी में डाल के इसको घोल दोगे तो क्या पानी के समान नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं? कि इस चीनी को पानी में डाल के घोल दोगे तो ये पानी के समान दिखेगा कि नहीं? अर्थात किसी के समान हो गया कि नहीं? ये कौन सा मिश्रण बना? समांगी मिश्रण। माने जिसकी मात्रा कम होती है, अब यहाँ पर याद रखिए, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक। तो यहीं से पता चल गया कि समांगी मिश्रण में दो होते हैं, विलेय और विलायक। यानी विलयन में क्या होता है? विलयन में दो चीज होता है, विलेय और विलायक। तो विलयन का अगर अवयव आपको आ जाएगा तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो विलयन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को ही विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को ही विलयन कहते हैं। और हमारा विलयन बन जाएगा तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय होता है, विलायक होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। समझ में आ गई बात? मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि विलयन केवल द्रव में ही संभव नहीं है। विलयन यहाँ पर हमारा ठोस में भी बन सकता है, विलयन हमारा ठोस में बनता है, विलयन हमारा ठोस द्रव में बनता है, विलयन हमारा द्रव में बनता है, विलयन हमारा गैस में बनता है, ठीक। अब गैस में कैसे विलयन बनेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा वायुमंडलीय है, वायुमंडल है, ठीक। अब ये वायुमंडल क्या है? हवा है, यानी ये क्या है? इसमें गैस है। तो बताइए इसी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितनी गैसें हैं? क्या इनका रूप बदला? क्या ये गैस से कुछ और बन गए क्या? एक प्रकार से समान ही दिखते हैं, सभी लोग मिले तो हैं लेकिन एक ही जैसे अंग में मिले हैं। तो इसीलिए ये जो हवा है, हवा में भी हमारा समांगी मिश्रण है, ठीक। तो यानी हवा आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाए। तो वायुमंडल में कैसा विलयन है? वायुमंडल एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। वायुमंडल एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण होता है जिसमें वो अलग हो जाता है। मैंने बोला कि मैंने लिया दाल, उसको मैंने कुकर में ढक्कन लगा के इसको पकाया, पक जो रे, बहुत अच्छा पकता है तू, दाल पक गई। अब यहाँ से गुड़गुड़ा कर अखाई, कब ए तेरी तो दलिया तो दिखत ही है, तो दलिया घुलल पनिया में, लेकिन देखा रूप परिवर्तन कैला, यानी समान अंग में नहीं मिला। और जब कोई विलयन समान अंग में मिल जाएगा, जब कोई पदार्थ समान अंग में मिल जाएगा तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। परंतु उसके समान अंग में नहीं मिल रहा है, अलग हो जा रहा है, परिवर्तित कर रहा है, दूसरा अंग बना रहता है, ऐसे मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण में कोलाइडी विलयन आता है, ठीक। उसके बारे में अलग पढ़ेंगे। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? विलयन पढ़ना है। तो विलयन के कितने घटक होते हैं? दो, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक,
ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए विलयन किस में संभव है, ठोस ठोस में भी संभव है, द्रव द्रव में भी संभव है, ठोस द्रव में भी संभव है। ये एक प्रकार से बहुत होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर आपको आपके एनसीईआरटी में विलयन के अवयव पूछेगा, तो विलयन के अवयव अगर पूछेगा तो मेरे भाई जान जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, तो विलयन के अवयव की बात कर रहा है, यानी विलेय और विलायक की बात कर रहा है। तो विलयन का अवयव विलेय और विलायक होता है। समझ में आई वही बात। तो मैं मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेरा उद्देश्य है मूल कॉन्सेप्ट। ठीक, मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको मूल कॉन्सेप्ट, ठीक, मूल कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेरे भाई मूल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट से 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मूल कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मूल कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं मूल को समझाता हूं। किसको समझाता हूं? मूल जो होता है। मूल क्या होता है? मूल एक प्रकार से पदार्थ, सूक्ष्मतम पदार्थ के मापने की इकाई। ठीक, तो सूक्ष्मतम पदार्थ के मापने की इकाई को ही मूल कहते हैं। सबसे पहले कोई पूछेगा मूल किसे कहते हैं, तो पदार्थ के सूक्ष्मतम मापन की इकाई को ही मूल कहते हैं। मूल किसे कहते हैं? पदार्थ की सूक्ष्मतम मापन की इकाई को ही मूल कहते हैं। समझ में आ गई बात? मूल समझ में आया। ठीक, अब एक मोल किसे कहते हैं? अब एक मोल की डेफिनेशन आप कैसे देंगे? तो एक मोल जो होता है आप ऐसे बोलेंगे कि C12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित, ऐसे बोलेंगे C12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित, C12 के 12 ग्राम ऐसे बोलेंगे C12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित कणों की संख्या, यानी C12 के 12 ग्राम में उपस्थित, ऐसे बोलेंगे C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है। ठीक, तो C12 के 12 ग्राम में उपस्थित, C12 है, कार्बन 12 है, और उसका 12 ग्राम जब लेंगे तो प्रैक्टिकली के हिसाब से देखा गया कि C12 है और उसका 12 ग्राम लिया गया। ठीक, और ये कुछ 9 पॉइंट कुछ करके आता है। ठीक, लेकिन अगर दोनों को ये किया जाए तो किसके बराबर होता है? तो वो जो होता है, ऐसे बोलेंगे, एक मोल की परिभाषा है, ऐसे देंगे कि C12 के 12 ग्राम में उपस्थित, C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है। C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है, और 1 मोल की संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10 का घात 23। ठीक, एनसीईआरटी में 6.022 × 10 का घात 23 दिया है। दोनों सही है। ठीक, अब ये हो गई हमारे 1 मोल के बराबर। ठीक, तो 1 मोल किसे कहेंगे? कि कहेंगे C12 के 12 ग्राम में उपस्थित, C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है। ठीक, और वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। ठीक, अब मोल क्या करता है? तो मोल जो होता है एक प्रकार से सूक्ष्मतम पदार्थ की सूक्ष्मतम मापन की इकाई है। पदार्थ की सूक्ष्मतम मापन की इकाई को ही मोल कहते हैं। ठीक, मोल समझ लिया, और हमने मोल की डेफिनेशन को भी समझ लिया। ठीक, अब यहाँ पर अब क्या अक्सर लोग कहते हैं, ठीक, अवोगाद्रो संख्या की कोटि। ठीक, अवोगाद्रो संख्या, तो यहीं पर हमको समझना पड़ेगा अवोगाद्रो संख्या। तो मेरे भाई अवोगाद्रो संख्या 1 मोल की संख्या के बराबर होती है। तो 1 मोल में 1 मोल किसके बराबर होता है? तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ठीक, जो मैंने निकाला है 6.023 × 10 का घात 23 या 6.022 × 10⁻23, ये किसके बराबर होगा? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। तो 1 मोल की संख्या किसके बराबर होती है? तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ठीक, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब हम मोलों की संख्या का फॉर्मूला या देख लेते हैं कि मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। हमने 1 मोल की निकाल लिया, 1 मोल को परिभाषित भी कर दिया। ठीक, अब हम मोल की संख्या को निकालना स्टार्ट करते हैं। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। n = W/m होता है। ठीक, W/m होता है, जहां ये जो होता है दिया गया परमाणु का भार होता है, दिया गया परमाणु का भार, और m जो होता है मोलर द्रव्यमान होता है। m जो होता है मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक, तो m क्या है? मोलर द्रव्यमान है। ठीक, और ये W क्या है? परमाणु का दिया गया भार है। ठीक, परमाणु का दिया गया भार है। ठीक है, परमाणु का कितना भार दिया है वो होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहूँ समझ में, अब यहाँ पर मोलर द्रव्यमान कैसे निकालें? मोलर द्रव्यमान, ठीक, मोलर द्रव्यमान की मैं बात करूँ तो मोलर द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ का जो भी यौगिक दिया है, जैसे मैंने बोला H2O, मान लीजिए कोई यौगिक है। ठीक, इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालें? सबसे पहले आपको ये जो चीज़ दी है वो मोल होती है, और यहाँ पर जो लिखा है 1 लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। तो यहाँ पर 1 मोल है, तो मोलों की संख्या को उसके परमाणु भार से गुणा कर देते हैं,
और उनका योग कर देते हैं और सबका योग करके यौगिक का जो द्रव्यमान प्राप्त होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए 2 मोल है तो 2 कर दो, और इसका H का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है तो 1 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का मोल कितना है 1 यानी 1 कर दो, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है उसके परमाणु भार से गुणा कर दो, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, नहीं 12 नहीं होता है, ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, ठीक 16 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, ठीक। अगर इसे ग्राम में परिभाषित करेंगे तो इसे ग्राम लिख दिया जाएगा, अगर इसे म्यू से परिभाषित करेंगे तो इसे म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। असल बात में इसे म्यू और यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। म्यू और यू का मतलब होता है, म्यू और यू का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक। यूनिफाइड मास किसमें होता है द्रव्यमान में होता है, परंतु ये मोल की संख्या से क्या होगा अधिक होगा कि कम होगा। ये जो होता है यूनिफाइड मास होता है, ठीक, ये मोलों की संख्या से कम होता है, ठीक, लेकिन मोल की संख्या सबसे कम होती है, ठीक। और ये यूनिफाइड मास जो होता है वो उससे अधिक होता है, ठीक। तो परंतु कोई म्यू से भी प्रदर्शित करेगा, यू से भी प्रदर्शित करेगा तो परमाणु भार की बात करेगा। आप मोलर द्रव्यमान को म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राम से भी प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ग्राम से अगर आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो बहुत सही है क्योंकि ग्राम वाला ही ज़्यादा सटीक माना जाएगा, ठीक। अगर आप म्यू से भी प्रदर्शित करें तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू से अगर प्रदर्शित करें तो मेरे भाई उसके पीछे आपको अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यूनिफाइड मास जो होता है मोल पे काम करता है और आप उसे गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद आपका क्या मान होगा 10 से घात 23 हो जाएगा, यानी ये तो बड़ा हो जाएगा, यानी म्यू यूनिफाइड मास जो होता है ग्राम से छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए मेरा टारगेट है छोटी छोटी वीडियो को अपलोड करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे।